टाइम एंड डिस्टेंस, सीईटी, सीमैट, मैट, कैट, सब हर एक एग्जाम तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला इसमें लगता है, जो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जनरली जो स्पीड होती है वो या तो हमें किलोमीटर पर आवर में दी होती है या मीटर पर सेकेंड में। अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है तो उसको मीटर पर सेकेंड में ही कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने का वे क्या है, इंटू 5/18। अब ये कहां से आया, ये फिजिक्स का पार्ट है तो हम उसमें नहीं उलझेंगे। बस इतना ध्यान रखो कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू करना होगा 5/18। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे पास स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर एंड मुझे इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना होगा, इंटू करना है 5/18। तो द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम किलोमीटर पर आवर को हर बार मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। और अगर मीटर पर सेकेंड है और आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, लाइक मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड है और मुझे इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से, तो इट विल गिव 72 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में एंड मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में। यस, हाँ मतलब वो किलोमीटर और आर को, पर उसमें हाँ उससे आया वो, उसी से आया वो, बट उसमें हम लोग उलझने का मतलब नहीं। जितने शॉर्टकट्स हमें मिल जाए उतना अच्छा। आया वो वहीं से है कि हमने किलोमीटर को जो है 1000 मीटर ले लिया एंड आवर्स को 3600 सेकेंड्स ले लिया है, तो इस तरह से 5/18 आया है। If the ratio of speeds of A and B is A:B, then ratio of time taken by them to cover the same distance is B/A, because speed and time are in inverse proportion. अगर speed का रेशियो A/B है तो time का रेशियो हमेशा B/A होगा। और अगर डिस्टेंस का रेशियो चाहिए तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, because speed and distance are directly proportional and speed and time are inversely proportional. Next formula, average speed, total distance upon total time taken. Suppose एक पर्सन कोई डिस्टेंस को पार्ट्स में कवर करता है, वो ऐसा चलता है, फर्स्ट 40 किलोमीटर को वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है एंड देन नेक्स्ट 60 किलोमीटर को वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है एंड वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने देखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें टाइम फाइंड करना होगा एंड द टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट केस में डिस्टेंस 40 और स्पीड है 20, so time is 2 hours. In second case, the distance is 60, speed is 30, again the time is 2 hours. Total distance क्या आ जाती है हमारे पास, देखो total distance is 100 kilometer and total time is 4 hours. So average speed जैसा हमें पता है, the formula is total distance upon total time. Total distance is 100, total time is 4, so average speed is 25 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है उसका एक ही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जिसमें एक पर्सन सेम डिस्टेंस कवर करता है। सपोज वो 100 किलोमीटर जो है वो
50 की स्पीड पे गया डेस्टिनेशन तक, एंड देन ही रिटर्न्स बैक with a speed of 40 kilometer per hour. Now we have to find the average speed. देखो समझना इस चीज को, पहले वो A से स्टार्ट करता है, B तक जाता है, that is 100 किलोमीटर, एंड देन रिटर्न आ जाता है, सेम डिस्टेंस बट विथ डिफरेंट स्पीड। गया वो 50 की स्पीड से, वापस आया 40 की स्पीड से, सेम डिस्टेंस गया, सेम डिस्टेंस आया। सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। इन फर्स्ट केस द टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 2 kilometer, sorry, 2 hours. In second case the time is 100 by 40, so in this case the time is 2.5, time is 2.5, so total time is 4.5 hours, and total distance is 200 kilometer. Now the average speed is total distance upon total time taken. इसको सॉल्व करते हैं, ये हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। डेसिमल हटा दो, 2000 by 45, 400 by 9, that is 44.4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमने एवरेज स्पीड फाइंड की। बट ध्यान रखना ये केस जो है सेम डिस्टेंस का है, तो जब ये सेम डिस्टेंस है ना, तो इतना सारा सॉल्व करने की नीड नहीं है हमें। इसका एक शॉर्टकट बताता हूं मैं तुम्हें। जब ये सेम डिस्टेंस कवर करे तो आपको ये सब करने की नीड नहीं है। तो क्या करना होगा हमको इस केस में? इस केस में हमें एवरेज स्पीड का एक नया फॉर्मूला लगाना होगा, विच इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। नाउ ये x एंड y क्या है? x एंड y स्पीड्स, टू स्पीड्स, दैट इज 50 एंड 40। डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हम कब कर सकते हैं? जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस अगर डिफरेंट है, जैसा कि पहले वाले केस में था, तो हम ये चीज नहीं लगा सकते। सेम डिस्टेंस में आप लगा सकते हो 2xy अपॉन x प्लस वाई। x एंड y आर बोथ द स्पीड्स। क्या मिलता है देखो इस केस में हमें आता है, देखो 4000 बाय 90, 4000 बाय 90, दैट इज 400 बाय 9 और 44.4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड डायरेक्ट आ गई। लेकिन ये कब अप्लाई करना है? क्या पढ़ा हमने? कब अप्लाई करना है हमको? जब सेम हो। ये शॉर्टकट ही सीखना है तुम लोगों को। ये जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, भाई एक नॉर्मल बच्चा जो सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ता है, वो फॉर्मूलाज लर्न करता है, उसके पास शॉर्टकट बहुत कम मिलते हैं। उसको नहीं पता शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेगा, कब अप्लाई करेगा। तो आप लोगों को यही सीखना है कि ये शॉर्टकट्स कब लगाने हैं हमको। जब डिस्टेंस सेम हो तब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया। सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड इक्वल डिस्टेंस at y kilometer per hour, then the average speed during the whole journey is 2xy upon x plus y. If two persons A and B
are moving in the same direction with speed x and y kilometer per hour, then their relative speed is x minus y. And if two persons are moving in opposite direction with speeds x and y, then their relative speed is x plus y. Now what is this relative speed? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आपका एक फ्रेंड और आप एक सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो विद सेम स्पीड पे हम अपनी अपनी गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं. तो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा अपीयर होता है कि जैसे हम लोग स्टेशनरी हैं. सेम स्पीड पे जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमको ऐसा अपीयर होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कि हम लोग स्टेशनरी हैं. जैसा एक एग्जांपल ले सकते हो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और पास वाले ट्रेन में कोई दूसरा पर्सन बैठा है और दोनों के दोनों ट्रेन सेम स्पीड पे चल रहे हैं. अगर हम ग्राउंड पे नहीं देखते हैं, मैं बस सामने वाली ट्रेन को देख रहा हूं, मैं ग्राउंड को नहीं देख रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा? मैंने ग्राउंड को नहीं देखा, मैंने सामने वाली, मैं ग्राउंड को नहीं देख रहा हूं, मैं बस सामने वाली ट्रेन को देख रहा हूं, तो मुझे कैसा अपीयर होगा कि हम दोनों स्टेशनरी साथ साथ में चल रहे हैं, स्टेशनरी है. ऐसा ही एक एग्जांपल आपने और देखा होगा कि जब हमारी ट्रेन स्टेशनरी होती है लेकिन सामने वाली ट्रेन चल रही है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है उस केस में? ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है ना. उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड. वो है रिलेटिव स्पीड. भाई तुम लोग ट्रेन में बैठे हो, बाहर एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ट्रेन चल रही है, और ग्राउंड स्टेशनरी है. हम ट्रेन से देखें तो हमको लगेगा कि ग्राउंड चल रहा है, ट्रेन स्टेशनरी है. इसको बोलते हैं हम रिलेटिव मोशन. तो रिलेटिव स्पीड जो होती है जब आप सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हो तो माइनस की जाती है. अब ऐसा क्यों? तो एक पर्सन जो है वो, पहला वाला पर्सन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है और दूसरा वाला 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 5 की जगह 6 ले लेते हैं. अब होगा क्या कि 1 आवर में अगर मैं ये देखूं कि दोनों ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 आवर में पहला वाला चल लेगा 10 किलोमीटर और दूसरा वाला चलेगा 6 किलोमीटर. मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? हर बार इनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? ये जो गैप है इनके बीच का, ये गैप कितना रहेगा हर बार? 4 किलोमीटर. यही इनकी एवरेज स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, सॉरी. तो सेम डायरेक्शन में जब आप ट्रैवल करते हो तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके निकाली जाती है. मतलब इनके बीच का गैप हर आवर 4 किलोमीटर से बढ़ता जाएगा. यानी फर्स्ट आवर में ये 4 किलोमीटर का डिफरेंस रख रहा है तो सेकंड आवर में 8 का रखेगा, थर्ड में 12 का रखेगा. ऐसे ये एक एपी के फॉर्म में बढ़ता चला जाएगा. इनके बीच का गैप बढ़ेगा. और जब भी ये डिस्टेंस कवर करेंगे तो अपनी रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे. हमें इनकी इंडिविजुअल स्पीड को कंसीडर नहीं करना है. ये जब हमने देखा सेम डायरेक्शन में जाते हैं. लेकिन अब इसका दूसरा केस लेते हैं, व्हेन बोथ द पर्संस आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ये देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. सपोज इनके बीच का एक गैप ले लिया मैंने 20 किलोमीटर का. अब ये चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और ये चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो बताओ 1 आवर में इनके बीच का गैप कितना रह जाएगा? इन एन आवर इनके बीच का गैप कितना रह जाएगा? क्या लगता है आपको? 10 ये चलेगा तो 6 ये चलेगा. मतलब फर्स्ट वाले ने 1 आवर में 10 चला क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. फर्स्ट वाला 10 किलोमीटर कवर करता है तो सेकंड वाला 6 कवर करता है. मतलब इनके बीच का गैप अब कितना रह जाएगा? 4 किलोमीटर, क्योंकि 10 और 6 16 कवर कर चुके हैं ये लोग. तो देखो जब ये अपोजिट चल रहे हैं तो इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 16 किलोमीटर इन एन आवर. मतलब इस केस में इनकी स्पीड क्या हो गई? जब अपोजिट चले तो स्पीड में क्या चेंज आया? प्लस हो गई. हाँ, और सेम गए तो स्पीड क्या होती है?
स्पीड को क्या करना है, हर बार माइनस करना है। अपोजिट गए तो प्लस, सेम गए तो माइनस। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। सपोज एक thief है and he is moving with a speed of 20 meter per second away from the policeman। मे भी ये देखो, आपको लग सकता है कि ये एक रियल लाइफ सिचुएशन नहीं हो, क्योंकि स्पीड में भी ज्यादा या कम हो सकती है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब इसको एक पुलिसमैन ऑब्जर्व करता है। एक पुलिसमैन जो है इसको ऑब्जर्व करता है कि ये जो है भाई यहां से भाग रहा है, इसको पकड़ना है मुझे। एंड पुलिसमैन जो है उसकी स्पीड जो है 25 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा फास्ट दौड़ता है इससे। इनके बीच का जो गैप है दैट इज 100 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड कि कितना टाइम के बाद इसको कैच कर लेगा, कितना टाइम के बाद पुलिसमैन जो है वो थीफ को कैच कर लेगा। अब ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो ना तो मैं पुलिसमैन की स्पीड को कंसीडर करूंगा और नहीं थीफ की स्पीड को। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी स्पीड लेनी चाहिए इसकी? मुझे लेनी चाहिए इसकी रिलेटिव स्पीड। क्या होगी इनकी? हाँ, क्या होगी इनकी रिलेटिव स्पीड? दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वी हैव टू माइनस देम। ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 5 मीटर पर सेकेंड से कवर करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द टाइम, एंड टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर एंड द स्पीड इज 5। तो कितने टाइम बाद इसको कैच कर लेगा? आफ्टर 20 सेकेंड इसको पकड़ लेगा। आ रहा है सबको समझ में? यहां हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ट्रेन की, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। तो दो ट्रेन लेता हूं मैं, या पहले एक सिंगल ट्रेन लेते हैं जिसके रेल की लेंथ जो है वो L1 है और ट्रेन की लेंथ L2 है। रेल की लेंथ L1 है, रेल की जगह आप समझ लो प्लेटफॉर्म है। इसको एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करके निकलना है, ये ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करके निकलना है। फिर हम ट्रेन की बात करेंगे। अभी ये रेल यहाँ पर है और इसको यहां से चलना है। L2 लेंथ की ट्रेन है, ये यहां से चलती है और पूरा L1 लेंथ कवर करके निकल जाती है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एस वी, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप स्पीड ले सकते हो उसकी। तो मैंने अभी इसकी स्पीड को कंसीडर कर लिया कुछ वी एस, जो भी कन्वीनियंट लेना है ले सकते हो। क्या लगता है इसको ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? ये प्लेटफॉर्म है, L1 लेंथ का प्लेटफॉर्म, L2 लेंथ की ट्रेन, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको? क्या लगता है, कौन बताएगा? L1 प्लस L2। देखो इसको ऐसे समझो, अभी ट्रेन यहाँ पर L1 प्लस L2, ये देखो ये L1 लेंथ यहां से स्टार्ट करती है ये, और अपनी L2 लेंथ को कवर करते हुए आगे बढ़ती है, और इस तरह से पूरा L2 लेंथ भी कवर कर लेती है अपना। खत्म, निकल गई यहां से। मतलब कितना लेंथ कवर किया इसने? कितना लेंथ कवर किया इसने? L1 प्लस L2, ये हो गई हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज L1 प्लस L2 एंड स्पीड इज v। और हमें अगर टाइम फाइंड करना है तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरह से हम लोग इसका टाइम फाइंड कर सकते हैं कि कितने टाइम में प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाएगी। अभी इस पे क्वेश्चन लेके देखो, इस पे क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर होगा कि कैसे क्या होता है। सपोज ये लेंथ है, ट्रेन है 100 मीटर की, एंड इसको एक प्लेटफॉर्म कवर करना है which is of length 200 meter, and the speed of train, अभी स्टार्ट है, प्लेटफॉर्म पे चल रही है तो थोड़ा सा स्लो चल रही है, स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे ट्रेन ट्रेवल करती है। तो बता सकते हैं इसमें कि इसको टाइम कितना लगेगा ये प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में? क्या फॉर्मूला लगाना होगा, मैंने अभी समझाया तुम्हें क्या करना है। टोटल डिस्टेंस
that is length of train plus length of platform upon 30. So 300 by 30, train will take 10 seconds to cross the प्लेटफॉर्म। डाउट किसी को यहां तक? 100 मीटर की ट्रेन अगेन एंड स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड की। प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन खड़ा है ना, रेल के रास्ते में, ट्रेन के रास्ते में नहीं, ऐसा नहीं समझना कि ट्रेन के बीच में खड़ा है ना, ये प्लेटफॉर्म पे है कहीं, प्लेटफॉर्म पे है कहीं, इसको हम दूर कर देते भाई, बरबर जाएगा बेचारा ट्रेन से। तो ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है भाई कहीं, ठीक है, अवे फ्रॉम ट्रेन, ऐसा नहीं समझना ट्रेन के ऊपर ही खड़ा है, ट्रेन की रेल पे खड़ा है। तो ये कोई पर्सन है, और ट्रेन जो है इस पर्सन को क्रॉस करके निकलना चाहती है, मतलब हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम में ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग टाइम? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ डिस्टेंस क्या चलेगी ट्रेन? ट्रेन को डिस्टेंस 100 प्लस एल। एल कहाँ है यहाँ पर? एल तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ट्रेन को अगर इस पर्सन को क्रॉस करना है तो उसको जस्ट अपनी लेंथ कवर करना होगी, समझ रहे हो? उसको जस्ट अपनी लेंथ कवर करना है और कुछ भी नहीं। अब बताओ मुझे, अब इसको कितना टाइम लगेगा फाइंड कर सकते हैं? अब डिस्टेंस इज 100, टाइम इज 20, यानी ट्रेन को लगेंगे बस 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में उस पर्सन को क्रॉस करके निकल जाएगी। देखो मतलब अगर एक पर्सन को क्रॉस करना है, पोल को क्रॉस करना है, तो आपको ट्रेन की लेंथ ही लेना है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो ट्रेन की लेंथ भी लेना है, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी लेना है। तो ये क्वेश्चन समझना। अब हमारे पास 2 ट्रेन हैं, सपोज वन ऑफ देम इज 100 मीटर लॉन्ग and another one is 150 meter long and both are traveling in opposite direction. फर्स्ट वन ट्रैवल करती है 25 की स्पीड पे, 25 की स्पीड पे, एंड सेकेंड वन ट्रैवल करती है 75 की स्पीड पे, थोड़ा फास्ट है। दोनों डिफरेंट रेल पे है, ध्यान रखना ना, आमने सामने नहीं आ रही है, दोनों डिफरेंट रेल्स पे है एंड दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस देम ईच अदर। कितना टाइम में वो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके निकल जाएंगे। बताओ लेंथ कितना कवर करना होगा अगर इनको एक दूसरे को क्रॉस करना है तो? डिस्टेंस कितना कवर करना है? डिस्टेंस कवर करना होगा L1 प्लस L2, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये? 250 मीटर। दोनों ट्रेन को अपना अपना लेंथ कवर करना होगा एंड अपोजिट जा रही है, अपोजिट जाती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? अपोजिट में स्पीड को क्या करना होता है हमें? अपोजिट में स्पीड को ऐड करना होता है। तो चलो इसको ऐड कर देते हैं, क्या मिलेगी स्पीड? 25 प्लस 75, 100 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम रिक्वायर्ड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 250 बाय 100। 2.5 सेकेंड्स में ये एक दूसरे को, हम लोग अब ऐसा केस लेते हैं जिसमें दोनों ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, वही सब केसेस लेते हैं। फर्स्ट वन इज 100 मीटर लॉन्ग, second one is 150 meter long. First one is traveling at a speed of 25 meter per second and second one is traveling at 75. First one को 75 ले लो, आगे लिख देंगे 75 and 25. Now we have to find the time required to cross the train each other. When will they brush them past each other? So
टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस क्या लेना चाहिए हमें? नो, डिस्टेंस को हमेशा ऐड ही करना है, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती है। ये डिस्टेंस है, टोटल लेंथ जो इनको कवर करना होगी वो दोनों की लेंथ कवर करना होगी। दोनों ट्रेन, सपोज ये ट्रेन यहां से चलती है और इसको इस ट्रेन को क्रॉस करना है, तो ऑब्वियस बात है इसको अपनी लेंथ भी कवर करना है और इस ट्रेन की लेंथ भी कवर करना है। तो लेंथ या डिस्टेंस को हमें हमेशा प्लस करना है, कभी भी माइनस नहीं होगी। तो डिस्टेंस इज 250 मीटर एंड एवरेज रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस होगी, यानी रिलेटिव स्पीड हमें मिल जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम रिक्वायर्ड इज distance upon speed, that is 250 by 50 means 5 seconds. In 5 seconds, both the train will cross each other. Boats and streams. देखो बोट्स में दो तरह की स्पीड होती है, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। क्या होता है ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? देखो ये बोट का मूवमेंट, ये बोट की स्पीड जिसको मैंने v1 से लिखा, एंड ये वाटर की स्पीड सेम डायरेक्शन में है। सपोज वाटर भी फ्लो कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, इन दैट केस दिस इज नोन एज अपस्ट्रीम, सॉरी दिस इज नोन एज डाउनस्ट्रीम in the same direction. In this case it is known as downstream because boat and flow of water are in the same direction, so this is known as downstream. आप उसके साथ मूव कर रहे हो, स्ट्रीम के साथ। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होनी चाहिए? डाउनस्ट्रीम स्पीड यहाँ रिलेटिव स्पीड जैसा नहीं है, यहाँ स्पीड जो होगी वो प्लस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज v1 plus v2, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर और करंट, ऑल आर सेम थिंग, स्ट्रीम, वाटर और करंट। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमने इसको बोला है। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बहुत बार तुम लोगों ने जब साइकिल सीखी होगी या साइकिल चलाई होगी, बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे या अभी भी चलाते होंगे कुछ लोग, तो तुमने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि विंड जो होती है वो हमारे पीछे से हमको पुश करती है, विंड और हमारा डायरेक्शन सेम होता है। बताओ उस केस में पेडलिंग करना इजी होता है या नॉर्मल केस में पेडलिंग करना इजी होता है? इस केस में पेडलिंग करना, जब विंड और हमारा डायरेक्शन सेम होगा तो पेडलिंग करना बड़ा आसान होता है। दिस इज नोन एज डाउनस्ट्रीम। जब वाटर का फ्लो और बोट की स्पीड यानी बोट का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है, दिस वन इज नोन एज डाउनस्ट्रीम। अब इसी के अगेंस्ट अगर आप जाते हो, मतलब बोट का मूवमेंट और वाटर का फ्लो अगर अगेंस्ट आता है, देन इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होनी चाहिए? v1 माइनस करेंगे बिकॉज वो हमारे अपोजिट आएगा, वाटर हमारी स्पीड को कम करेगा। ऐसा ही केस अज्यूम कर लो जैसा तुम साइकिल वाला ले रहे थे। साइकिल में जब विंड हमारे सामने से आती है तो हमें पैडल बहुत ज्यादा करना पड़ता है बिकॉज जो विंड का फ्लो है वो हमारी स्पीड को रिड्यूस करेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन मिल जाए तो अप डाउनस्ट्रीम, अपोजिट मिल जाए तो अपस्ट्रीम। दिस इज नॉन एज डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम उनको रीड करेंगे। किसी को इसमें कोई डाउट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में? In water, the direction along the stream is called downstream and direction against the stream is called upstream. If the speed of boat in still water is u km per hour and speed of stream, that is water, is v km per hour, then downstream is u plus v, upstream is u minus v, जैसा हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा।
बट क्या हो अगर हमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड दिए हैं और बोट की स्पीड और वाटर की यानी कि करंट की स्पीड पूछी, तो बोट की स्पीड आती है अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2 और वाटर की या करंट की स्पीड आती है अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम बाय 2। मतलब अगर आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड दी है तो आप उससे डायरेक्टली बोट और वाटर की स्पीड भी निकाल सकते हो यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। देखो गिवन है हमारे पास इसमें कुछ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है 7 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज आल्सो गिवन 10 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्पीड ऑफ वाटर, बोट और स्पीड ऑफ वाटर कैसे निकाली जाती है। बोट की स्पीड कैसे आएगी, स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हाफ ऑफ ए प्लस बी, दैट इज 17/2। तो बोट की स्पीड मिल जाएगी हमें यहां से 8.5 किलोमीटर पर आवर। एंड जब हम बात करते हैं करंट वाटर की स्पीड की, स्पीड ऑफ वाटर और करंट, तो वो होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी, हाफ ऑफ 10 माइनस 7, 1.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां पर आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस वाला पार्ट कवर्ड पूरा। 3 टॉपिक, फर्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस जो बेसिक है, सेकंड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, थर्ड बोट एंड स्ट्रीम, जिसमें 2 ही चीजें आती है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बस। कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग कल करेंगे इसके। किसी को डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट? ठीक है।